Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Net Clarity. UGC Net Commerce पेपर 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेस्ट. नाउ टेस्ट बहुत टाइप्स के होते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट. पास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यूज को देखकर मैंने ये एनालाइज किया है कि काय स्क्वायर टेस्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं. सो इफ यू वांट कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए काय स्क्वायर टेस्ट की विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड विथ 10 इयर्स का पीवाईक्यू बैंक, देन यू हैव लैंडेड ऑन द राइट वीडियो. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि एंड में जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आप खुद ही पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेंगे अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो चलिए लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आवर वीडियो. chi-square डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ chi-square टेस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट chi-square टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? देखिए, जब भी हमारे पास डेटा होता है, जो भी हमारे पास डेटा आता है या जो भी हमारे पास सैंपल होता है, ठीक है, वो सैंपल किसी ना किसी पॉपुलेशन से आता है, राइट? ये सैंपल किसी ना किसी पॉपुलेशन से आता है. अब उस पॉपुलेशन का मीन क्या होगा, उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, उस पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या होगा जिस पॉपुलेशन से ये पर्टिकुलर सैंपल हमारे पास आया है, राइट? यानी हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ अजम्पशंस लगाते हैं, पॉपुलेशन के बारे में कोई ना कोई पैरामीटर को सेट करते हैं कि मीन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन उस पॉपुलेशन का क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा. तो ये सब हम किस में करते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट में करते हैं. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब क्या कि हमें पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हम कोई भी अजम्पशन नहीं लगा रहे हैं. ना मीन पता है, ना स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, ना वेरिएंस पता है. पॉपुलेशन पैरामीटर को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे. पॉपुलेशन के बारे में हम किसी भी तरीके का कोई अंदाजा हम जो है वो नहीं लगा रहे हैं. ये होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब. अब जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, हमारा काय स्क्वायर टेस्ट एक कैसा टेस्ट है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. इस टेस्ट को कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था. कार्ल पियर्सन इस टेस्ट को कहते थे कि ये टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स है या टेस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है, यानी या इस टेस्ट को टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. यानी कहने का मतलब क्या, लेट्स से दो एट्रीब्यूट्स हैं एक्स और वाई या ए और बी. क्या इन दोनों में किसी तरीके का एसोसिएशन है या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं? भाई दो ही केसेस हो सकते हैं ना, या तो एसोसिएटेड होंगे वेरिएबल्स या आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. तो यही चीज हम काय स्क्वायर टेस्ट से चेक करते हैं. मैम थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दीजिए. तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे जेंडर और सब्जेक्ट प्रेफरेंस. जैसे मैंने कहा कि यार एक धारणा है कि गर्ल्स जो है वो मैथमेटिक्स ज्यादा प्रेफर करती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज. सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं. या बॉयज जो है वो मैथ्स कम प्रेफर करते हैं, कॉमर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? तो यानी जेंडर यानी मेल या फीमेल और उनकी जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस है, क्या इन दोनों वेरिएबल्स में दो एट्रीब्यूट्स हैं, जेंडर और सब्जेक्ट प्रेफरेंस, क्या इन दोनों एट्रीब्यूट्स में किसी भी तरीके का कोई एसोसिएशन है या ये दोनों एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं? यही काय स्क्वायर टेस्ट करता है. तो इसीलिए काय स्क्वायर टेस्ट को हम कहते हैं दैट इट इज अ टेस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स या इट इज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. काय स्क्वायर टेस्ट को हम गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं. प्लीज टू टेक अ नोट ऑफ इट. काय स्क्वायर टेस्ट को हम गुडनेस ऑफ फिट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको जो है वो कहते हैं. अच्छा, काय स्क्वायर को सिंबलाइज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से. ठीक है, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. और डेटा अगर क्वालिटेटिव है, डेटा अगर कंटिंजेंसी टेबल में गिवन है, ठीक है, कंटिंजेंसी टेबल लाइक दिस इज अ कंटिंजेंसी टेबल, जहां रो है, जहां कॉलम है, रो का टोटल है, कॉलम का टोटल है, वहां पर काय स्क्वायर टेस्ट जो है बड़ी इजीली अप्लाई किया जा सकता है, राइट? अब काय स्क्वायर टेस्ट में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस लेते हैं. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है. ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उससे फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ में आ जाएगा. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में. काय स्क्वायर टेस्ट में एक ही पैरामीटर होता है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम. काय स्क्वायर की वैल्यू बदलेगी तो वो सिर्फ एक ही वजह से बदलेगी, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल दो, आपके काय स्क्वायर की वैल्यू बदल जाएगी. यानी पूरे काय स्क्वायर का एक ही पैरामीटर है, वो है सिर्फ और सिर्फ v.
वी का मतलब क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे मैम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बहुत स्टूडेंट्स पूरा स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च पढ़ लेते हैं पर उन्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्चुअल कंसेप्चुअल मतलब नहीं समझ में आता। ठीक है, सो यू आर लैंडेड ऑन द राइट वीडियो फॉर इफ यू आर लुकिंग फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, बड़े सिंपल एग्जाम्पल समझाती हूँ। सपोज मैंने कहा 3 नंबर्स हैं, ठीक है, कोई 3 नंबर्स हैं और मैंने कहा कि इन 3 नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि इनका टोटल 30 आता है। ठीक है, मैंने ऐसा कहा, ध्यान से सुनिएगा इसको। अब मैंने कहा फर्स्ट नंबर जो है वो लेट्स से 10 है, ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो लेट्स से 12 है। तो अगर मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर 10 है और सेकंड नंबर जो है वो 12 है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कहेंगे कि मैम जो थर्ड नंबर है वो तो फिक्स्ड हो गया। थर्ड नंबर कितना फिक्स्ड हो गया, 8। थर्ड नंबर क्या हो गया, 8 फिक्स्ड हो गया। यानी 3 में से मैंने कहा कि एक कांस्टेंट मैंने लगा दिया। कांस्टेंट मैंने क्या लगा, कांस्टेंट मतलब रुकावट। एक चीज मैंने फिक्स कर दी कि भाई ये 3 नंबर ऐसे हैं कि इनका तीनों का टोटल 30 है। तो जब एक कांस्टेंट लगाया 3 में से, तो 3 - 1 मैंने किया तो ये आया 2। ये 2 मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 2 ही क्यों आई डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 2 ही नंबर्स हैं जिनको आपस में फ्रीडम है कि या तो फर्स्ट नंबर 12 हो सकता है, सेकंड नंबर 10 हो सकता है, पर थर्ड नंबर तो 8 ही होगा। थर्ड को कोई फ्रीडम नहीं है क्योंकि एक कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्या है कि तीनों नंबर का टोटल जो है वो 30 है। ये होता है एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब। तो chi-square टेस्ट में एक ही जो पैरामीटर है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री, जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे chi-square टेस्ट का जो ग्राफ है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बनता जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो ये थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेप्टिकर्टिक है। ठीक है, और ये धीरे धीरे फिर मीसोकर्टिक बनता जा रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बनता जा रहा है, जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी परफेक्टली सिमेट्रिकल जो है वो कर्व जो है वो बनता जा रहा है। अच्छा, chi-square कर्व के जो अंडर एरिया होता है, वो एरिया जो होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, द एरिया अंडर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो व्हाट, इज ऑल्सो 1। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखनी है, ये chi-square टेस्ट है। chi-square टेस्ट केवल वन टेल टेस्ट होता है। वन टेल यानी राइट टेल टेस्ट ही है, क्योंकि जब वैल्यूज का हम स्क्वायर कर देते हैं तो वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती हैं किसी भी का। वेदर आप नेगेटिव का स्क्वायर करोगे, वेदर आप पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो chi-square की जो प्लेसमेंट होती है वो केवल और केवल राइट टेल पे होती है, लेफ्ट टेल पे नहीं होती। इसलिए इसे बहुत लोग वन टेल टेस्ट भी बोलते हैं या राइट टेल टेस्ट भी बोलते हैं। भाई कहने का मतलब देखिए, हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक आम सा कर्व है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मीन होता है, तो यहाँ पर वैल्यूज पॉजिटिव होती है और यहाँ पर वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। लेकिन chi-square की जो प्लेसमेंट, जो वैल्यूज आती है, जो उसका ग्राफ बनता है, वो सिर्फ पॉजिटिव टेल पे बनता है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। दूसरी चीज, क्योंकि chi-square में सिर्फ एक ही पैरामीटर है, जैसे मैंने बताया, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो chi-square में डिग्री ऑफ फ्रीडम ही मीन होता है। मीन मतलब म्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट द मीन इन chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। और chi-square डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस जो होता है वो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम का दुगना होता है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या मीन का दुगना वेरिएंस होता है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन में। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। स्टैटिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज, एनटीए का यही मंत्र है। 10 साल का पीवाईक्यू बैंक एनालाइज करने के बाद बता रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए, अब chi-square को हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम chi-square को सॉल्व करते हैं तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है, एक्सपेक्टेड हमें निकालनी होती है। ऑब्जर्व जो दे रखा है क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड जो आप निकाल रहे हैं। निकालते कैसे हैं एक्सपेक्टेड, उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आप निकालते हैं इस फॉर्मूले से, फिर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड क्या का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेने के बाद उनका स्क्वायर करते हैं, और फिर डिफरेंस लेने के बाद उनका स्क्वायर करने के बाद आप उसे एक्सपेक्टेड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भाई कहीं पर स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैल गई थी,
तो लोगों ने वैक्सीन डेवलप करी, डॉक्टर्स ने। अब ये वैक्सीन्स स्मॉल पॉक्स के अटैक को प्रिवेंट करती है या नहीं, ये आपको काई स्क्वायर से चेक करना है। तो दो एट्रीब्यूट्स है, एक है वैक्सीनेशन और दूसरा है अटैक फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, इन दोनों, ये दो एट्रीब्यूट्स है, इन दोनों में हमको एसोसिएशन चेक करना है। तो काई स्क्वायर में नल हाइपोथेसिस क्या बनती है, दैट देयर इज नो एसोसिएशन, there is no association between vaccination and attack from smallpox। ठीक है, मैं पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, बोल देती हूँ सिर्फ कि भाई वैक्सीनेशन में और स्मॉल पॉक्स से जो लोग पीड़ित होते हैं, अटैक होते हैं, उनमें किसी तरीके का कोई एसोसिएशन नहीं है। यानी इसको उल्टा तरीके से बोलूं कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, इनमें कोई भी एसोसिएशन नहीं है, नो एसोसिएशन। ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि नहीं भाई, एसोसिएशन है वैक्सीनेशन में और प्रिवेंट फ्रॉम अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, इसमें क्या है, किसी ना किसी तरीके का क्या है, एसोसिएशन है। ये नल है और ये ऑल्टरनेट है। अब चेक करते हैं हम, ठीक है, चलो चेक हम हमेशा नल को करते हैं। ठीक है, अब ये आपको डेटा दे रखा है, जो मैंने बताया जो दे रखा होता है वो आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है। एक्सपेक्टेड को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, यही टेबल हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो जब आप बनाएंगे तो आपको हर सेल के लिए क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है रो का टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। बड़ा ही सिंपल। इस सेल के लिए रो क्या है, रो ये है, इस रो का टोटल क्या है 500, इस कॉलम का टोटल क्या है 216। तो रो का टोटल इज 500, कॉलम का टोटल इज 216 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल इज 2000। ठीक है, इस तरीके से इस सेल की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड, दूसरे सेल की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, इस रो का टोटल है 1500, कॉलम का टोटल है 216, ग्रैंड टोटल है 2000। इस तरीके से हम इस सेल की वैल्यू निकालेंगे। रो का टोटल है 500, कॉलम का टोटल है 1784 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल है 2000। इस तरीके से हम इस सेल की भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, चारों सेल्स की जो है आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा मकसद आपको कैलकुलेशन करना नहीं सिखाना है, यहाँ पर जो मेरा मकसद है वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी है। तो मैंने कहीं पर रफ वर्क में ऑलरेडी जो है वो वैल्यूज जो है कैलकुलेट कर कर रखी थी, तो मैं वो डायरेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ जस्ट टू सेव द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 54, 162, 216 इसका टोटल, 446, 1338, 17 टोटल वही रहेगा 1784 एंड 500 एंड 1500 इसका टोटल 2000। ठीक है, मेक श्योर जब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करें तो आपका ग्रैंड टोटल बदलना नहीं चाहिए, ना रो का टोटल ना कॉलम का टोटल। ठीक है, वो एग्जैक्टली वैसा ही रहना चाहिए। ये जो हमने कैलकुलेट करा, ये हमारी हर सेल की क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज थी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब बस आप इसको एज इट इज टेबल में लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारे पास ये ऑब्जर्व्ड हमारे पास थी क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड हमने अभी अभी निकाली, ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसको एक्सपेक्टेड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हमें जो क्वेश्चन में गिवन थी, फर्स्ट इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज 31, 469, 185 एंड 1315। एक्सपेक्टेड जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करी विच इज 54, 446, 162 एंड 1338, ये हमने एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करी। अब ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस करेंगे, सो 31 माइनस 54 वुड बी -23, ये हो जाएगा +23, ये हो जाएगा +23 और ये हो जाएगा आपका -23। ये बाय चांस ऐसा आ रहा है कि सबका टोटल सेम आ रहा है, पर वैसा हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर अब ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस किया, अब ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे, तो 23 का स्क्वायर जो होता है आपका वो होता है 529। ठीक है, ये स्क्वायर आया, अभी इसको एक्सपेक्टेड से डिवाइड करना है। ठीक है, लेट्स से ये सबका स्क्वायर 529 इन सबका स्क्वायर आया, इन सबको एक्सपेक्टेड से आपको डिवाइड भी करना है, यानी इनको इन वैल्यू को आपको एक्सपेक्टेड से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने रफ वर्क में करके रखा है जस्ट टू सेव द टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, वो कैलकुलेट मुझे पता है आप सब कर लेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, ये हमने टोटल कर लिया,
इनके टोटल को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका वैल्यू का टोटल आ रहा है 14.6, आपकी काय स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 14.6। इसको टेबल में जाकर देखेंगे। टेबल में जाके देखने के लिए एक चीज तो अभी हमें बतानी है, एक चीज हमें नहीं पता है, वो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम काय स्क्वायर में कैसे निकालते हैं? कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाय रो -1। तो 2 कॉलम थे और 2 ही रो थी हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, काय स्क्वायर में कॉलम -1 इंटू रो -1। सो 1 2 -1 1 इंटू 1 इज 1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ गई? 1। सो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितने सिग्निफिकेंस लेवल पे हमें चेक करना था? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें चेक करना था। सो फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, अगर आप 5% सिग्निफिकेंस लेवल, क्वेश्चन में 5% सिग्निफिकेंस लेवल, 5% मतलब 0.05, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे आप चेक करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर? काय स्क्वायर की वैल्यू है 3.84। ये 3.84 क्या है? आपकी टेबल वैल्यू कह लीजिए, क्रिटिकल वैल्यू कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। और आपकी कंप्यूटेड वैल्यू काय स्क्वायर की क्या आई थी? 14.6। कंप्यूटेड वैल्यू बहुत ज्यादा है टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू है 3.84, कंप्यूटेड वैल्यू है 14.6। टेबल वैल्यू कह लो या क्रिटिकल वैल्यू कह लो, ठीक है, बहुत ज्यादा है। यानी मैक्सिमम टेबल एक्सेप्ट कितनी कर रही है वैल्यू? 3.84। आपने वैल्यू कंप्यूट कितनी करी है? 14.6। तो याद रखिएगा, अगर कंप्यूटेड वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है टेबल वैल्यू से या क्रिटिकल वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी? दैट देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अटैक फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। Now we'll just quickly jump on to the PYQs after the conceptual clarity of the chi-square test. Now you'll be easily able to solve the PYQs of 10 years. Let's just quickly move on to that. Consider the following statistical test. इनमें से कौन से parametric test हैं? Right? तो chi-square test we know it's a non-parametric test. F test, T test and Z test, all three are parametric test. काय स्क्वायर सिर्फ एक नॉन पैरामेट्रिक है, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में कोई अजम्पशन नहीं किया जाता, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 1, 2 and 3। नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यूज should be at least 5 to apply the chi-square test. Now ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है chi-square टेस्ट की, ठीक है, कि जो सेल वैल्यू है, जो आपके सेल की वैल्यू है, जो आपको कंटिजेंसी टेबल दी हुई होती है, उसमें किसी भी सेल में ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो 5 से कम है। अगर ऐसा है तो काय स्क्वायर टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। उस केस में हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? येट्स करेक्शन अप्लाई करके उसको ठीक करना पड़ता है, फिर काय स्क्वायर टेस्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए येट्स करेक्शन कैसे अप्लाई करना पड़ता है? 1/2 इज 0.5। 3 में हम 0.5 को ऐड करेंगे, ठीक है, 3 में हम 0.5 को ऐड करेंगे, लेकिन इस तरीके से ऐड करेंगे कि ये टोटल और ये टोटल, कोई भी टोटल बदलना नहीं चाहिए। तो 3 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 12 में से 0.5 को माइनस कर देंगे। अब टोटल आप देखेंगे तो चेंज नहीं होगा, ये 3.5 हो जाएगा और ये 11.5 हो जाएगा, तो अब टोटल चेंज नहीं होगा ऐसे ही। लेकिन अब ऊपर का टोटल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18.5 कर दो और यहाँ पर 17 में से 0.5 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 16.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमें येट्स करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है अगर किसी सेल में वैल्यू 5 से कम है तो, ठीक है। तो काय स्क्वायर की ये कंडीशन होती है। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यूज शुड बी एटलीस्ट 5 टू अप्लाई द काय स्क्वायर टेस्ट। द आंसर इज यस। काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा ही अप्रोक्सीमेशन है, तो ये बात भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। काय स्क्वायर की वैल्यूज जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही आता है, ठीक है। तो दोनों ही बातें जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन काय स्क्वायर टेस्ट इज एप्लीकेबल? काय स्क्वायर टेस्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? मीन्स के केस में, सैंपल प्रपोर्शंस के केस में, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मीन, सैंपल, प्रपोर्शंस के बारे में हम बात ही नहीं करते काय स्क्वायर टेस्ट में, इसका कोई पॉपुलेशन पैरामीटर ही नहीं है। काय स्क्वायर टेस्ट में हम एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस, एट्रीब्यूट्स का एसोसिएशन, गुडनेस ऑफ फिट भी काय स्क्वायर टेस्ट का सेकेंड नेम है, गुडनेस ऑफ फिट चेक करते हैं, होमोजीनिटी
एट्रीब्यूट्स आपस में कितने सिमिलर हैं, एसोसिएशन है उनमें या नहीं है, या अलग हैं, होमोजीनिटी को भी हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 5। Next, when null hypothesis is true, but as per the hypothesis testing it is rejected, it is known as beta type error in hypothesis testing. अगर null hypothesis ट्रू थी और गलती से एरर करके आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, भाई सही थी, तुमने रिजेक्ट कर दिया उसको, गलती कर दी, तो गलती कर दी, इस गलती को अल्फा एरर बोलते हैं, इस एरर को हम बीटा एरर नहीं बोलते। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे मेरा एक इसी चैनल पे एक बहुत अच्छा वीडियो है 20-25 मिनट्स का, इसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया विद 10 years की PYQs, डू चेक आउट दैट वीडियो। काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यस भाई ये बात तो एब्सोल्यूट करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली सही है। Non-parametric tests are based on the assumptions about parent population from which the sample is drawn. क्या non-parametric test जिस पॉपुलेशन से सैंपल आया है उस पॉपुलेशन के कुछ assumptions पर काम करते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नो, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है? ये पैरामेट्रिक टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट कम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो यस ये बिल्कुल सही है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वही स्टैंडर्ड एरर कहलाया जाता है, तो पहला गलत है और दूसरा जो है वो सही है। नाउ ऐसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं काई स्क्वायर टेस्ट में या टेस्ट में, ठीक है, तो इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। काई स्क्वायर टेस्ट का दूसरा नाम मैंने आपको बताया, वो होता है गुडनेस ऑफ फिट, तो ये हो गया आपका यहाँ से मैच ऑप्शन। जेड टेस्ट कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा सैंपल साइज बड़ा हो, 30 से बड़ा सैंपल साइज हो हमारे पास, तब हम जेड टेस्ट को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब सैंपल साइज 30 से छोटा हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता हो, तो उस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? टी टेस्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में ये वाला ऑप्शन आपका एफ टेस्ट से मैच हो जाएगा, ठीक है। सो मैच द कॉलम के क्वेश्चंस काफी सारे काई स्क्वायर टेस्ट में आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओनली पैरामीटर ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर होता है जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है, मैंने आपको ये चीज बताई है। नल हाइपोथेसिस गिवन इन काई स्क्वायर टेस्ट इज रिजेक्टेड व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सीड्स इट्स क्रिटिकल वैल्यू। नाउ देखिए जब तक आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा ना, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या कर रखा होगा तो बहुत कॉन्फिडेंटली इसको सॉल्व कर पाएंगे। नल हाइपोथेसिस को हम तब रिजेक्ट कर देते हैं जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बहुत ज्यादा आती है या क्रिटिकल वैल्यू से बहुत ज्यादा आती है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी यही हो रहा था, तो यस ये वाली बात भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। द रिजेक्शन रीजन एंड गुडनेस ऑफ फिट ऑफ टेस्ट लाइज ओनली एट द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज मैंने आपको बताई थी। काई स्क्वायर टेस्ट एक है ही राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, उसमें लेफ्ट टेल होता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में आंसर काई स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव में आती ही नहीं है, तो ये बात भी जो वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वैसे तो यहीं से आंसर मिल गया कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर भी आगे देख लेते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो एब्सोल्युटली नो, काई स्क्वायर टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है।